परसों हम भारतीय मानकों की बात कर रहे थे और उसका मुद्दा पहला हीनता बोध पर गया। तो बात ऐसे कि जब तक हमारा हीनता बोध दूर नहीं होता, तब तक हम भारतीय मानकों की रचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बुद्धि विभ्रम हो जाता है। हमें बात बात पर, पग पग पर आशंकाएं निर्माण होती हैं कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। फिर बात आती है आज के जमाने में तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बात आती है लेकिन विश्व व्यवस्था तो ऐसी है, फिर हम कैसे कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे देश की नीतियां भी तो ऐसी ही हैं, कानून ऐसे ही हैं, व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं, तो कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हमको उलझाते हैं, वे सारे बीच में आ जाते हैं। हीनता बोध दूर होने से हमारी दृष्टि साफ होती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम तटस्थ भाव से, विवेकपूर्ण पद्धति से विचार कर सकते हैं। इसलिए भारतीय मानकों की स्थापना करनी है तो सबसे पहले हीनता बोध दूर होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। अब यदि हम स्वस्थ होकर विचार कर सकते हैं तो कैसे विचार करेंगे। यह केवल अर्थव्यवस्था की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था हो, राज्य व्यवस्था हो, समाज व्यवस्था हो, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की बात हो, बाजार की बात हो, उपभोग की बात हो, फिर व्यवस्था की दृष्टि से कुटुंब, जाति, वर्ण, राज्य आदि सारी विभिन्न स्तरों की बात हो, तो भी आधारभूत तत्व सभी व्यवस्थाओं का एक ही रहता है। तो अर्थशास्त्र को भी वही लागू होगा। यहाँ आधारभूत तत्व है, वह अध्यात्मनिष्ठ होनी चाहिए। तो अभी जैसे मैंने कहा, कुटुंब व्यवस्था का विचार करो तो अध्यात्मनिष्ठ ही होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था की बात करो तो वही है, राज्य व्यवस्था की बात करो तो वही है। कोई भी उद्योग करना हो, लकड़ी का काम करना हो, वस्त्र का काम करना हो, लोहे का हो, सोने का हो, कृषि का हो, गोपालन का हो, कोई भी काम करना हो, तो अध्यात्म निष्ठता ये सबसे पहला आधारभूत सिद्धांत है। तभी वो कोई भी मानक भारतीय बनेगा। अब ये अध्ययन का विषय है, चिंतन का विषय है कि अध्यात्म निष्ठा को व्यवहार के साथ हम कैसे जोड़ेंगे, व्यवहार में उसका रूपांतरण कैसे होगा। तो ये आज के डिस्कोर्स का विषय नहीं है, परंतु ये अध्ययन का और अध्ययन में भी चिंतन का विषय है। तो हम तो केवल ये सूत्र स्वीकार कर चलेंगे कि किसी भी व्यवस्था में, किसी भी प्रकार के मानकों की रचना में अध्यात्म निष्ठता ये सबसे पहला, सबसे आधारभूत ऐसा सिद्धांत है। उसके अनुसरण में अब आधारभूत तत्व क्या हुआ, माने किसके अविरोधी, किसके अनुकूल होगा, तो धर्मानुकूल होगा, धर्म के अविरोधी होगा, धर्म को पुष्ट करने वाला ऐसा ही होगा। तो हमारे मानक धर्म के अनुसार होने चाहिए। अब धर्म क्या है ये हम सबको मालूम है, धर्म संप्रदाय नहीं है ये भी मालूम है। इसलिए जैन व्यवस्था, मुस्लिम व्यवस्था, ईसाई व्यवस्था ऐसा नहीं चलेगा, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। अब वो तो संयोग से जिस धर्म की बात हम कर रहे हैं, उस धर्म को भारत ने और विश्व ने हिंदू ऐसा नाम दिया है, परंतु धर्म को हिंदू विशेषण की भी आवश्यकता तो नहीं है। धर्म के अधिष्ठान पर धर्मानुसारिणी ऐसी व्यवस्था के मानक ही होने चाहिए, ऐसी व्यवस्था बने, ऐसे मानक होने चाहिए। तो हम अध्यात्मनिष्ठ कहेंगे तो एकात्मता का सिद्धांत होगा, धर्मानुसारी ऐसा कहेंगे
तो धारणा धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसे धारण करने वाला तत्व, ये दूसरा आधार हुआ। धर्म धारण करना क्या होता है वो हम सब पता है। मैंने ऐसी सारी बातों की चर्चा करते समय कुछ जो मूल शब्द है, संकल्पनाएं हैं, वे तो मालूम होनी चाहिए। नहीं तो हर स्तर पर, हर वाक्य पर उन संकल्पनाओं का ही विस्तार करना पड़े, उस संकल्पनाओं की स्पष्टता करनी पड़े, तो चिंतन आगे बढ़ता ही नहीं, तो चर्चा आगे बढ़ती ही नहीं है। इसलिए पहले अध्यात्म क्या मालूम होना चाहिए, एकात्मता क्या मालूम होना चाहिए, धर्म क्या पता होना चाहिए, धर्म की व्याख्या क्या है ये भी पता होना चाहिए, और उस व्याख्या के व्यावहारिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। तो धर्म धर्मानुसारी हमारा मानक होना चाहिए, धर्म के अविरोधी, धर्म को पुष्ट करने वाला, ऐसे मानक होने चाहिए। तीसरा, संपूर्ण समष्टि और सृष्टि का आधार जिस प्रकार से धर्म है उसी प्रकार से सत्य है। सत्य और धर्म के आधार पर ही सृष्टि और समष्टि टिकी हुई है। धर्म और सत्य में क्या अंतर है और क्या समानता है? सत्य धर्म की वाचिक अभिव्यक्ति है। वाचिक अभिव्यक्ति मैंने कहा, हम सब एक दूसरे के साथ व्यवहार तो बोलकर करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं, लिखते हैं वो भी भाषा ही लिखते हैं, विचार करते हैं वो भी भाषा की सहायता से करते हैं। तो ये जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ भी हमारा भाषा का व्यवहार है, जो जो अब मानक की रचना करेंगे वो भी तो लिखेंगे, वो भी तो बोलेंगे, उसी की तो चर्चा करेंगे। इसलिए सत्य धर्म की वाचिक अभिव्यक्ति है। तो धर्म ये व्यवस्था है, इट इज एन ऑर्डर, इज ए यूनिवर्सल ऑर्डर, विश्व व्यवस्था है, समष्टि की व्यवस्था है। तो व्यवस्था में नियम कानून कायदे ये सब आता है, लागू करने के मूल सिद्धांत ये आता है, और सत्य उसका प्रतिपादन करता है, उसको समझाता है, कम्युनिकेट करता है। तो धर्म और सत्य के आधार पर होता है। सत्य की व्याख्या क्या दी? जैसे धर्म की व्याख्या है धारणा धर्मम इत्याहु, ऐसे सत्य की व्याख्या क्या है? यद भूत हितम अत्यंतम तत्सत्यम अभिधीयते। जो भूत मात्र के हित की बात करता है वह सत्य है। यहाँ सुख की भी नहीं कहा, हित की कहा। तो हम हित और सुख ऐसे दो बातें जो होती हैं, उसमें सुख भी हित के अविरोधी होना चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल होगा, तभी वो टिकने वाला होगा। इसलिए वह दूसरा आधार है सत्य। तो पहली अध्यात्म निष्ठा, दूसरा है सत्य और धर्म। इसके आधार पर ये सब मानक बनने चाहिए। तीसरा है संस्कृति, संस्कृति के अनुकूल, संस्कृति को पुष्ट करने वाला। अब धर्म और संस्कृति ये शब्द हम साथ साथ में बोलते हैं, तो इसमें क्या अंतर है? तो धर्म है व्यवस्था, माने एक मैनुअल है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यह एक संविधान है, यदि आज की भाषा में कहो तो ये यूनिवर्सल ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। संस्कृति उसके अनुसरण में, उसके अनुकूल कार्य प्रणाली है। धर्म सत्य, सत्य माने भाषिक वाचिक अभिव्यक्ति, उसकी प्रस्तुति, और संस्कृति कृति में उसकी अभिव्यक्ति। तो कृति भी वैसे उसके अनुकूल होनी चाहिए। धर्म के सत्य के अनुकूल जब कृति बनती है तब वह संस्कृति होती है। संस्कृति माने सम्यक कृति, सही अच्छी हितकारक ऐसी कृति। कृति के साथ हमारा संपूर्ण व्यवहार जुड़ा है। कृति माने कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे काम करते हैं,
कैसे चलते हैं, बोल फिरते हैं, कैसी रचनाएं करते हैं, वे सारी कृति है ना। भवन रचना कृति है, वस्त्रोत्पादन कृति है, कृषि करना कृति है, फर्नीचर बनाना कृति है, सड़कें बनाना कृति है। ये सारी कृति है। लोगों के साथ बातचीत करना कृति है। तो ये सारी कृति माने जीवन शैली। क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, कब खाएंगे, कितना खाएंगे, कब क्या खाएंगे, ये सारा जो सारी जो कृति है माने वो शास्त्र के अनुसार होगा, श्रद्धा पूर्वक होगा, स्पष्ट रूप से बताया हुआ होगा और उसके अनुसार व्यवस्थित पद्धति से किया होगा। तो ये कृति माने जीवन शैली है। तो हमारी जीवन शैली ये हमारी संस्कृति है। तो हमारे जो भी मानक होंगे विभिन्न व्यवस्थाओं के, वे धर्म, सत्य और संस्कृति के अनुकूल, उसके अविरोधी और उसको पुष्ट करने वाले ऐसे बनने चाहिए। तब क्या होगा? तब सर्वेशाम अविरोधेन ऐसा होगा, किसी का भी इसमें विरोध नहीं है। अभ्युदय और निश्रेयस प्राप्त कराने वाला होगा। कोई भी मानक, कोई भी रचना, कोई भी व्यवस्था अभ्युदय और निश्रेयस के अनुकूल होगी, एकात्मता के संबंध को पुष्ट करने वाली होगी। तो फिर वह तो परम वैभव ही होगा, वह तो सुख, सौमनस्य, शांति, कल्याण आदि सब साधने वाली ही होगी। तो भारतीय मानक किसी भी व्यवस्था के बने, फिर वो यूनिवर्सिटी की श्रेष्ठता नापने वाले होंगे, या भवन की रचना का मूल्यांकन करने वाले होंगे, या नगर रचना का मूल्यांकन करने वाले होंगे, या राज्य व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, जाति व्यवस्था का मूल्यांकन करने वाले होंगे, या उनकी रचना करने वाले होंगे, या अर्थव्यवस्था का विचार करने, अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करने वाले होंगे। मानक क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। किस आधार पर? मानक का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये तो बहुत सरल बात है कि हम परीक्षा में किसी भी प्रश्न पत्र के लिए 100 अंकों का मानक होता है, उसके सापेक्ष में अब आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 60 है, 70 है, 80 है, 99 है, 100 से 100 है, इसके आधार पर ही तो उसका मूल्यांकन होता है। तो मानक ये हमारे आदर्श स्थापित करते हैं। अब ये बात अलग है कि उन मानकों के अनुसार पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है। कभी 60% वाली, 70% वाली, 90% वाली, 10% वाली होती है। जो जितनी अधिक प्रतिशत वाली होगी उतनी अधिक श्रेष्ठ होगी। नंबरिंग तो ऐसे ही होता है। 200 यूनिवर्सिटी का नंबरिंग कैसे हुआ? तो जो मानक है उसके कितने अनुकूल है, कितने नजदीक है, इसको कितने परिपूर्ण करने वाले हैं, उसके अनुसार मूल्यांकन होता है। तो भारतीय मानकों की रचना किसी भी व्यवस्था के हो, ये तीन बातों पर, चार बातों पर, अध्यात्म, धर्म, सत्य, संस्कृति। अब उनके आधार पर केवल अर्थव्यवस्था पर यदि हम आएंगे तो पहला हमारा लक्ष्य होता है किसी को भी प्राण धारणा के लिए, जीवन जीवन की रक्षा करने के लिए वही प्राण धारणा हुई। योगक्षेम के लिए कहीं पर भी कोई भी अभाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मैं ज्यादा काम करता हूँ इसलिए मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, और ये कुछ भी काम नहीं कर सकता है या नहीं करता है इसलिए उसको खाने को नहीं मिलना चाहिए, या इसको पानी नहीं मिलना चाहिए, या उसको आश्रय नहीं मिलना चाहिए, या उसके प्राणों की रक्षा नहीं होनी चाहिए। ये मापदंड नहीं है। काम करता है इसलिए मिलेगा, ये मापदंड नहीं है। भूखा है इसलिए अन्न मिलेगा, नंगा है
इसलिए वस्त्र मिलेंगे। पैर उसके जल रहे हैं, इसलिए पादत्राण मिलेंगे। तो ये सूत्र क्या हुआ? व्यवहार का सूत्र, भूत मात्र के प्राणों की रक्षा हो, इसलिए जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होना, ये मापदंड है, ये मानक है। किसी का भी कोई अधिकार नहीं है, किसी ने काम किया इसलिए मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए व्यवहार का सूत्र बना। अब जहां ये नहीं है तब क्या होता है? जो कमाएगा वो खाएगा। कितना सरल रखता है, काम करो और कमाओ और खाओ। नहीं, भारत में सूत्र है, जो जन्मेगा वो खाएगा, क्योंकि उसको जीवन धारणा के लिए खाने की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है। जो जन्मेगा वो खाएगा, परंतु वो तो अधिकार हुआ। भूखे मनुष्य का अन्न पर स्वाभाविक जन्मजात अधिकार है, तो उसके सामने कर्तव्य क्या है? उसका नहीं, कमाने वाले का कर्तव्य है। जो जन्मेगा वो खाएगा, जो कमाएगा वो खिलाएगा। ये सूत्र है। अब ये मानक है, तो फिर प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, कितने लोगों का पोषण करता है, कितने लोगों को खिलाता है, कितने लोगों का आश्रय बनता है, कितना दान करता है। तो सूत्र कैसा बना? शतहस्तेन आहर, कमाओ। कमाने का तो बात ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। 100 हाथ से कमाओ। निठल्ले नहीं, तुमको जरूरी नहीं है इसलिए तुम कमाओगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। 100 हाथों से कमाओ का अर्थ है जितनी भी शक्ति है उतना कमाओ, जितना भी कर सकते हो उतना कमाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है, परंतु साथ में केवल अपने लिए नहीं कमाना है। जो कमाएगा वो खाएगा नहीं, जो कमाएगा वो भोगेगा नहीं, जो कमाएगा वो वैभव में रहेगा नहीं, क्योंकि उसका उत्तरार्ध है सहस्रेण संकिर, शतहस्तेन आहर, 100 हाथ से कमाओ। आहर माने इकट्ठा करो, माने कमाओ। संकिर माने बिखेरो, दे दो। 1000 हाथ से दो, देने के लिए कमाओ। जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या देगा? इसलिए कमाई के साथ यदि दान जुड़ा हुआ नहीं है, कमाई के साथ यदि खिलाने की प्रवृत्ति जुड़ी हुई नहीं है, तो उस कमाई का तो कोई मतलब नहीं। ये सांस्कृतिक, धार्मिक, सत्य, आध्यात्मिक ऐसा ही मानक है। तो फिर कमाई के लिए ये आया। इसी को एकात्म मानव दर्शन में अंत्योदय कहा है। इसी को बीजेपी ने भी अंत्योदय का सिद्धांत, उसका स्वीकार ऐसा कहा है। द लास्ट मैन, लास्ट मैन माने क्या? जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसका भी योगक्षेम चलना चाहिए, ये इसका आधार है। तो ये मानक है, शतहस्तेन आहर सहस्रेण संकेरा। जो जन्मेगा वो खाएगा, कमाएगा वो खिलाएगा। और कुटुंब में तो हम ये देखते ही हैं, और कुटुंब भावना का ही तो विस्तार है वसुदैव कुटुंबकम करके। इसलिए ये लागू सर्वत्र होता है। उसके आगे मानक बनता है जो काम करता है, जो उत्पादन करता है, क्योंकि अर्थ समृद्धि का मूल आधार उत्पादन है। उत्पादन करने वाले के लिए नियम क्या बताए, उसके लिए मानस कैसा बताया, कैसी मानसिकता उसकी होनी चाहिए, कैसी निष्ठा उसकी होनी चाहिए, इसका विचार हमने पहले किया था कि मैं जिसका उत्पादन करती हूँ उस पर मेरा अधिकार सबसे अंत में है, तो बाकी सबका अधिकार पहले है। इसलिए
सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार ये कहता है कि मेरे बगीचे में यदि आम का वृक्ष है और आम हुए हैं तो सबसे पहले मैं भगवान ने इस सारी सृष्टि के योगक्षेम का जिम्मा स्वयं लिया है, तो देयर शुड बी माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट। तो मेरा उसमें योगदान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा, जो संस्कृति और धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे मंदिरों और गुरुकुलों का पहला अधिकार होता है उसके ऊपर। ये अधिकार मंदिर और गुरुकुल एग्जर्ट नहीं करते हैं, देने उत्पादन करने वाला मान्य करता है उसको, और इसलिए पहले दूसरे क्रम में भगवान के बाद इनको देता है। फिर अनाथ, गरीब, अभावग्रस्त ऐसे लोगों को देना। अब उसका माध्यम मंदिर है तो मंदिर को दिया, वो उनको दिया, ऐसा हो सकता है, परंतु उनको देना। फिर अपने पास पड़ोसी सगे संबंधियों को देना। फिर कुटुंब में जो छोटे हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, उनको देना। और अंत में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी की बारी आएगी। ये ऑर्डर है, माने ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसलिए ये सांस्कृतिक व्यवस्था है। उत्पादन का लक्ष्य ये है। इसलिए उत्पादन करने वाला सोचता है कि मैं यदि अनाज का उत्पादन करता हूं तो कितने अधिक से अधिक लोगों को चाहिए, इसलिए करता हूं। और फिर एकात्मता का सिद्धांत कहता है कि मेरे उत्पादन के परिणाम स्वरूप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो पोषण होना चाहिए। जिसके जिसके गर्भ से अनाज उत्पन्न होता है, उस धरती को माता मानना चाहिए और उसका पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं। तो फिर पर्यावरण की सुरक्षा अपने आप ही होगी। पर्यावरण का प्रदूषण या पर्यावरण की सुरक्षा यह परिणाम है, कारण नहीं है। और परिणाम किस बात का है? वो भूमि, पानी, हवा स्वयं अपना प्रदूषण नहीं करते हैं। मनुष्य की संकुचित, स्वार्थी, स्वकेंद्री वृत्ति ही पर्यावरण के प्रदूषण का तो कारण बनती है। इसलिए सिद्धांत तो ये बनेगा कि हर कोई उत्पादन करने वाला सृष्टि और समष्टि के पोषण की बात करता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करता है। जब ये सिद्धांत विकृत होता है तो आज क्या करते हैं लोग? हम समाज मांगता है ना, इसलिए हम ऐसी बातों का उत्पादन करते हैं। पोर्नोग्राफी भी इसी सिद्धांत पर चलती है। हाँ, लोगों को चाहिए, वो देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम करते हैं। लोगों को नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। ये विकृति है, ये सिद्धांत की ही विकृति हो गई। लोगों को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये सिखाने वाली शिक्षा, ये सिखाने वाली धर्मानुसारी शिक्षा जब तक व्यवस्थित रहती है, आदर पात्र स्थान पर रहती है, तब तक तो जो चाहिए वह दिया जा सकता है। लेकिन वही शिक्षा, संस्कृति की, धर्म की शिक्षा यदि पदच्युत हो गई, अप्रतिष्ठित हो गई, तो फिर कामनाओं और वासनाओं के अनुसार ही समाज चलेगा। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए नशे की, खराब, विकृत ऐसी चीजों का उत्पादन करना ये स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाएगी। और फिर उसके कारण से हमको तो पैसा मिलना चाहिए, ऐसी बातें हो जाएंगी। तो ये विकृति है, समाज मांगता है वो दो, इसके आधार पर उत्पादन नहीं होता। समाज को, समाज के भौतिक आवश्यकताएं और समाज के शील और चारित्र्य की और संस्कृति की रक्षा और पोषण करने वाले पदार्थों का उत्पादन करो, ये निहित सत्य है, ये आधारभूत स्वीगृहित है। ये तो उत्पादन इसके लिए करते हैं। वाणिज्य की मूल प्रेरणा क्या बनती है फिर? मानक क्या है?
जहां उत्पादन नहीं होता है वहां तक आवश्यकताओं की चीजें पहुंचाना, इसकी व्यवस्था करना, ये वाणिज्य करने वालों का मूल सिद्धांत बनता है, मूल प्रेरक तत्व बनता है। और राज्य का क्या बनता है? अर्थोत्पादन के क्षेत्र में मत जाओ, अर्थोत्पादन के बीच में दखल भी मत दो। वाणिज्य कैसा चलता है उसमें दखल मत दो, स्वयं वाणिज्य के क्षेत्र में न जाओ, परंतु वाणिज्य की और उत्पादन की व्यवस्था ठीक ढंग से चलती है कि नहीं, उस व्यवस्था की सुरक्षा कर, उसमें कोई उपद्रव नहीं होता है ना, इतना ही करो। तो फिर व्यवस्था का सिद्धांत बनता है, राज्य उत्पादन नहीं करेगा, राज्य व्यापार नहीं करेगा, वाणिज्य करने वाले ही स्वायत्त पद्धति से व्यापार करेंगे, स्वायत्त पद्धति से उत्पादन होगा और उनको अपना अपना काम सही पद्धति से करने के लिए और राज्य को भी सुरक्षा का काम सही पद्धति से करने के लिए धर्मानुसारी शिक्षा उनका मार्गदर्शन करेगी, निर्देशन करेगी और यदि आवश्यकता पड़ी तो नियंत्रण भी करेगी। इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं बनती हैं। इसको नीचे तक लोग समझते हैं, इसलिए लोकोक्ति भी बनती है। उदाहरण के लिए हमारी गुजराती में कहते हैं, जेनो राजा व्यापारी ते प्रजा भिखारी। जिसका राजा माने सरकार यदि व्यापार करती है तो वह प्रजा भिखारी बन जाती है। आज हम देख ही रहे हैं, सरकारी व्यवस्थाओं में सब मांगते हैं और कितना अधिक मिलेगा, कितना अधिक मिलेगा, ऐसे ही भाषा बोलते हैं, ऐसे ही युक्ति प्रयुक्तियां करते हैं। तो व्यापारी सरकार और भिखारी प्रजा, ये तो अत्यंत असंस्कृत और निर्बुद्ध ऐसी व्यवस्था हो गई। इसलिए उत्पादन और वाणिज्य स्वायत्त रहता है और ये मापदंड है कि जहाँ ये सब कितना स्वायत्त है वो रहेगा, रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, तो मापदंड रहेगा। तो स्वायत्तता का सिद्धांत है, इसके आधार पर मूल्यांकन करो। तो राजा सरकार की माने अब इसी से आगे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, सरकारी पोषण की, प्रजा के पोषण की, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए। तो आज हम देखते हैं कितने देशों में बच्चों का जन्म होता है तो वो 18 वर्ष के होने तक उसके निर्वाह का प्रबंध सरकार करती है। 18 वर्ष के हो गए, अब वे स्वतंत्र हैं, उनको रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो उनको बेरोजगारी का भत्ता सरकार देती है। वृद्ध हो गए तो उनका निर्वाह करने के लिए पेंशन की व्यवस्था सरकारी है। कुटुंब की कोई व्यवस्था ही नहीं रही, कोई जिम्मेदारी ही नहीं रही। हाँ, नौकरी करो तो फिर आप जिम्मेदार बनते हो स्वयं के निर्वाह के लिए। तो अर्थ क्षेत्र में जितनी भी ऐसे सरकारी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, वह प्रजा धीरे धीरे निठल्ली और दरिद्र और भिखारी ही बनती जाएगी। और इसमें न तो संस्कृति की रक्षा होती है, न समृद्धि की रक्षा होती है, क्योंकि कोई काम ही नहीं करता और वृत्ति से भिक्षुक बनता है, वृत्ति से भिखारी बनना, ये तो कोई विकास का रास्ता ही नहीं है। इसलिए ये सरकारी जिम्मेदारियां, अर्थ क्षेत्र की सरकारी जिम्मेदारियां जहां कम से कम है, वह व्यवस्था अच्छी है। तो हमारे यहाँ सार्वजनिक काम जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसके थे? फिर सड़कें बनानी है, पानी के स्रोत माने कुएं बनाने हैं, तालाब बनाने हैं, सार्वजनिक उद्यान बनाने हैं, या
और ऐसे रास्ते में धर्मशालाएं बनानी है, अन्य क्षेत्र बनाने हैं, ये सारी व्यवस्था महाजनों की अर्थात व्यापारियों की है। तो व्यापारियों का जो एक संगठन होता है उसको कहते हैं महाजन। महाजनों की व्यवस्था है, सरकार की नहीं। आज हमने सब सरकार पर ट्रांसफर कर दिया और सरकार ने भी ले लिया, और बिना सोचे समझे ही लिया हुआ है। महाजनों ने छोड़ दिया। महा और ये माने अभी अब उसको कैसे ला रहे हैं? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कानून से आया। और उसकी भी युक्ति प्रयुक्तियां सब होती है, उसको मैनेज कैसे करना। लेकिन मूल जो धर्म की प्रेरणा होनी चाहिए, धर्म के आधार पर व्यवस्था बननी चाहिए, वो तो महाजनों ने सार्वजनिक आर्थिक इम्प्लीकेशन वाले कामों का जिम्मा लेना चाहिए। तो सदाव्रत सरकारी नहीं चलता, सदाव्रत महाजनों से चलता है। पानी की प्याऊ की व्यवस्थाएं सरकार की नहीं होती, महाजनों की होती है। कृषि उत्पादन, उसके लिए ये आज जो भंडारण की व्यवस्था सरकार करती है, MSB की, वो सरकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हाँ, सरकार को इसका नियमन करना चाहिए कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा करो। तो कोई किसी का शोषण न करे, इसके लिए जो खबरदारी रखनी चाहिए वो तो सरकार रखेगी। ऐसी व्यवस्था जो काम करता है वह उस काम का मालिक है, ये बहुत व्यापक ऐसी व्यवस्था है। इसलिए हमारे यहाँ उत्पादन का काम, वाणिज्य का काम विकेंद्रित रहा, क्योंकि जो काम करता है वह उस काम का मालिक है, वहां कोई किसी का नौकर नहीं है, इसलिए विकेंद्रित रहा। आज इसके सामने प्रश्न तो बहुत निर्माण हो रहे हैं, परंतु वे प्रश्न जरा एक तरफ करके मूल में जाकर सोचना चाहिए। ऐसे एक बार व्यवस्था बिठा दी गई, उसके बाद वो प्रश्न पूछना, और धीरे धीरे करके हम जो ये मूल बात कर रहे हैं उसको भी चेक करते जाना, उसको भी उसका भी मूल्यांकन करते जाना। ऐसे चिंतन होता है, ऐसे विमर्श होता है, ऐसे चर्चा होती है। तो ये व्यवस्था ऐसी प्रजा की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, राज्य स्वयं समाज की व्यवस्था है। तो ये अर्थ क्षेत्र के लिए ये दो बातें हुई, उत्पादन वाणिज्य उसकी। और फिर एक व्यवस्था के लिए कुटुंब को यूनिट बनाया गया। अर्थव्यवस्था का केंद्र भी कुटुंब ही है। वो केवल वंश परंपरा के लिए या समाज व्यवस्था के लिए या जाति या वर्ण और संस्कृति और संप्रदाय के कामों के लिए तो कुटुंब है ही, परंतु अर्थव्यवस्था के लिए भी केंद्र माने लघुत्तम इकाई तो कुटुंब ही है। अभी कोई कहेगा कि हाँ ग्राम है, परंतु ग्राम ये कुटुंब का ही एक्सटेंडेड रूप है। उसकी बात हम कल करेंगे कि कुटुंब और ग्राम, इसकी इकाई की व्यवस्था में क्या संबंध है, कैसा प्लेसमेंट है, वो भी हम देखेंगे। परंतु मूलतः अर्थव्यवस्था का केंद्र भी कुटुंब ही है, क्योंकि संपूर्ण समाज व्यवस्था का केंद्र भी, लघुत्तम इकाई भी कुटुंब है। कुटुंब का अपना एक संविधान होता है, कुटुंब की अपनी एक व्यवस्था होती है, और मूल आधार उसका कुटुंब भावना है, और वह भावना एकात्मता की है। तो अध्यात्म का अधिष्ठान, धर्म का अनुसरण, और बाद में बुद्धि पूर्वक की गई ऐसी सारी व्यावहारिक व्यवस्थाएं, ऐसा मिलकर हमारी इंटेग्रल समाज व्यवस्था बनती है। और उस समाज व्यवस्था के अंतर्गत ये अर्थव्यवस्था भी बनती है। आज हमने 5-6 ऐसे ही मानकों की बात की है। इन मानकों से किसी भी देश की, किसी भी इकाई की व्यवस्था का मूल्यांकन करके फिर यह देश कितना समृद्ध है, कितना विकसित है, कितना विकासशील है, कितना
अविकसित है, विकसित है, ये नापना चाहिए। ऐसे मापदंडों को हम भारत को भी लागू कर सकते हैं, अमेरिका को भी लागू कर सकते हैं, अफ्रीका को, चीन को, रशिया को, सबको लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये वैश्विक मानक है। क्योंकि यद भूत हितम अत्यंतम तत्सत्यम अभिधीयते, हमने तो भूत मात्र के हित की बात की है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट वैश्विक ही है। तो हमें परिवर्तन करना है, शिफ्ट करना है। अमेरिका की दृष्टि से भारत का मूल्यांकन नहीं करना, भारत की दृष्टि से विश्व के सभी राष्ट्रों का, सभी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करना। जब ऐसा शिफ्ट होगा तब यद्भूत हितम अत्यंतम, ये सूत्र है, वो लागू होगा। आज यही रुकते हैं, कल इसका थोड़ा विस्तार करेंगे।